बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 जो है उसको करना है, जो KPK से है। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए। हमने उसके ना को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, A11, A21, A23, A31, A32, A33 और उसका डिटर्मिनेंट भी फिर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। को फैक्टर के ज़रिए से ही हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो देखें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है जी ए आई जे इज़ इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे। ये हमारे पास AIJ लिखा हुआ है और -1 की पावर यही i प्लस जे कर देंगे और साथ हम लिख देते हैं MIJ। तो ये देखें, ये हमारे पास AIJ इज़ इक्वल टू MIJ -1 की पावर। तो इसके लिए जब हम A11 लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा A11 जो है वो -1 की पावर 1 प्लस 1। यहाँ पे 1 है ना, 1 है ना, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा और M11 आ जाएगा। M11 का मतलब क्या होगा कि ये जो कॉलम था ना, इसमें आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना और उसके अलावा जो है ना आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना। तो बाकी क्या बचेगा, 2 0 0 -2, 2 0 0 -2। ये -1 की पावर 2 हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, तो वो प्लस हमने बाहर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 -2 को मल्टीप्लाई करें, -4 हो जाएगा, 0 -0 0 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। इस तरह से फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें A21 फाइंड करना, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2 + 1, साथ M21 हो जाएगा। ये -1 की पावर 3 बन जाएगा जो कि नेगेटिव हो जाएगा। तो M21 का मतलब होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद 3 1 0 -2 का डिटर्मिनेंट हमने ले लेना है। तो ये 3 -2 -6 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, ये -6 इस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद +6 हो जाएगा। फिर A23 हमने फाइंड करना है, तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा और साथ M23 आ जाएगा। यही जो 2 3 होता है यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। तो -1 की पावर 5 ये नेगेटिव रह जाएगा। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 2 0 ये आ जाएगा। इसका अब आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ये माइनस तो बाहर वैसे ही आ जाएगा हमारे पास और ये 1 0 0 हो जाएगा, -2 3 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर +6 हो जाएगा। फिर A31 है, तो -1 की पावर 3 + 1 और M31 आ जाएगा, माइनर इसका। M31 का मतलब माइनर होता है, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3 1 2 0 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 0 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो आंसर -2 आ जाएगा। इसके बाद A32 है, -1 की पावर 3 + 2 और M32 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ये -1 की पावर 5 होने की वजह से नेगेटिव आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, 1 1 -1 और 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बाहर तो माइनस है, 1 0 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 यहाँ पे, तो ये -1 आ जाएगा। फिर A33 -1 की पावर 3 + 3 और M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, 1 3 -1 और 2 आ जाएगा। जहाँ बाहर -1 की पावर 3 + 3 प्लस हो जाएगा, तो A1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो माइनस और अपनी तरफ से जो माइनस लगाते हैं वो प्लस हो जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपने को फैक्टर फाइंड करने हैं, तो जो माइनर के ज़रिए से हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, वो आगे हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। इसमें सारे प्लस आते हैं और यहाँ पे आपने A11 और साथ को फैक्टर कैपिटल A11 लिख दिया, फिर A21, फिर कैपिटल A21, फिर A31 कैपिटल A31। ये हमने ना A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 का मतलब होगा थर्ड रो थर्ड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। यानी ये वाला इसके लिहाज से हम कर रहे हैं।
तो A11 A21 A31 साथ को फैक्टर भी फिर इसी के ही आप लिखोगे। अगर A11 A12 A13 करते तो फिर उसके लिहाज से को फैक्टर लिख देते। ये किसी भी कॉलम किसी भी रो के लिहाज से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बेसिकली कॉलम के लिहाज से किया गया है, लेकिन आप किसी भी रो और कॉलम के लिहाज से कर सकते हैं। और इसमें लेकिन एंट्रीज सिर्फ एक रो की यूज़ कर सकते हैं या कॉलम की, और इसमें सारे ही प्लस आते होते हैं। A11 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, वो हमारे पास 1 है तो वो 1 आ गया। A11 कैपिटल जो है वो हमारे पास ये -4 आ चुका है, वो पुट कर दिया। फिर A21 जो हमारे पास है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 आ जाएगा। और A21 जो है वो हमने फाइंड किया था, वो 6 आ गया था। और उसके बाद हमारे पास क्या है A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 उसकी एंट्री हो गई। और A31 जो हमने फाइंड किया यहाँ पे वो -2 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -14। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन नेगेटिव है। तो हम वैसे इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, पूछा नहीं गया लेकिन वैसे बता दिया आपको। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कहता है कि विदाउट इवेल्यूएटिंग स्टेट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग इक्वलिटीज़। ये इक्वलिटीज़ हैं, इनमें डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने यूज़ करनी है। और यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसको ज़ीरो के इक्वल करना है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़रा देख लें कि हमारे पास अगर एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाता है तो आंसर ज़ीरो हो जाता है डिटर्मिनेंट का। एक पूरी रॉ ज़ीरो हो जाए तो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। अगर दो रॉज आपस में आइडेंटिकल हो जाएं, मतलब एक जैसी हो जाएं, तब भी ज़ीरो हो जाता है। और अगर दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाएं तब भी रिज़ल्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास अगर इसको देखें तो इस डिटर्मिनेंट की जो लेफ़्ट हैंड साइड है प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो इसका पूरा कॉलम जो है C3 वो क्या है, ज़ीरो है। लिहाजा इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें पूरा कॉलम ही ज़ीरो दिया गया है। लिहाजा इसका जब आप डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का कि विदाउट इवेल्यूएटिंग द रीजंस फॉर द फॉलोइंग इक्वलिटीज़। यानी इवेल्यूएट नहीं करना, वैसे ही बताना है इसका प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए। अब ये डिटर्मिनेंट है, इसको ज़ीरो के इक्वल करना है। तो यहाँ से देखें अगर आप, तो जो हमारे पास R2 है, R2 इसमें से ना हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, -4 भी कॉमन ले सकते हैं। जब -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेने से ये +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन लेने से ये वाला डिटर्मिनेंट बन जाएगा, -4 लेने से कॉमन। तो इसके बाद देखें अगर आप, तो इसमें हमारे पास जो सेकंड रो है और सेकंड और थर्ड रो वो आपस में आइडेंटिकल है। लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है इसका जी, इसको इसके इक्वल करके दिखाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें 1 3 -2 1 3 -2 3 -1 2 3 -1 2, यानी इस डिटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज है ना वो इसके इक्वल लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा सपोज कर लेते हैं, या कोई भी डिटर्मिनेंट आप सपोज कर सकते थे। डिटर्मिनेंट के लिए डेल्टा यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। अगर इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये आपका राइट साइड वाला जो डिटर्मिनेंट है वो बन जाता है। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट ले लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें तो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास कि ये इसके इक्वल है, हमने प्रूव करना है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, उसको डेल्टा सपोज कर लिया। अब देखें इसमें हमें -3 राइट साइड पे कॉमन चाहिए। तो इसमें देखें कि कहीं से क्या हम -3 कॉमन ले सकते हैं। तो देखें ये जो थर्ड कॉलम है ना, इसमें -3 और -6 है और एक ज़ीरो है। ज़ीरो में से तो कुछ भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो -3 हमने C3 में से कॉमन ले लिया। याद रखिए कि डिटर्मिनेंट में से जब कॉमन लेते हैं तो या तो एक रॉ में से लेते होते हैं या एक कॉलम से लेते होते हैं कॉमन। इसी तरह से मल्टीप्लाई भी करें तो एक रॉ से करते हैं या एक कॉलम से करते हैं। हमने ये जो थर्ड है ना कॉलम, इसमें से -3 कॉमन ले लिया। जब -3 कॉमन लिया तो यहाँ ज़ीरो ही रहेगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। और ये अगर आप देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, राइट साइड पे जो है वो आपका
एक और डिटर्मिनेंट है, उसके इक्वल हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमने इसमें क्या किया है, सिंपल अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ये है कि ये जो 3 2 1 है ना, ये 3 2 1 इसके नीचे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे सेकंड रो बन रही है, यहाँ पे थर्ड रो बन रही है, और कोई भी इसमें मसला नहीं, बाकी फिर ये सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इंटरचेंज कर देते हैं R2 को R3 से। जब हम इंटरचेंज करेंगे R2 को R3 से तो हमारे पास जो बाहर है ना वो नेगेटिव साइन आ जाता है डिटर्मिनेंट के अंदर। तो हमने इंटरचेंज कर दिया R2 को R3 से, तो ये R2 जो था ये वाला 3 2 1 वो नीचे आ गया R3 की जगह पे, और R2 की जगह पे 1 -1 और 0 आ गया, तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यही हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब हम करते हैं जी इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमारे पास है कि इसको हमने ना इसके इक्वल करके दिखाना है। तो ये करने के लिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। इसमें अगर आप देखें तो 2 0 1 ये वैसे ही है, 3 1 2 इसमें चेंजिंग है, 1 2 2, यानी जो हमारे पास ये जो सेकंड है ना, सेकंड रो ये राइट साइड वाली से क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा हो जाए, इसमें अगर हम ये करें कि 3 को 2 में ऐड कर लें तो 5 हो जाएगा, 1 को 0 में ऐड कर लें तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 को 2 में ऐड कर लें तो इसका हमारे पास ये है कि अगर हम ऐसा कर लें कि R2 को 2 R3 में ऐड कर दें, यानी R2 को R3 में ऐड कर लें, उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि उससे वो बन नहीं रहा था। तो हमने फिर क्या किया कि R2 को ऐड कर दिया 2 R3 में। कैसे देखें कि हमने यहाँ पे जो R2 है, R2 में ऐड कर लिया 2 R3 को। R2 हमारे पास क्या है, वो है 3 1 2, इसमें हमने ऐड कर लिया 2 R3 को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको, तो ये बन जाएगा 2 1 2, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 2 जो है ये बन जाएगा 5, 4 + 1 जो है ये भी बन जाएगा 5, और 2 + 4 ये कितना बन जाएगा 6। इस तरह से हमारे पास ये जो चेंजिंग्स हैं, ये चेंजिंग करने से ये मतलब चेंजिंग जो है वो किस में आएगी, R2 में आएगी, जो पहले लिखते हैं उसमें चेंजिंग आती होती है। तो ऐसा करने से हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है वो बन जाएगी। ये देखें 2 0 1 और ये 5 5 6 इसकी जगह पे आ जाएगा, और 1 2 2, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स। उस ए मैट्रिक्स में हमारे पास कहा गया कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। वही जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें तो उसका जो आंसर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जो फर्स्ट इंडेक्स होता है ये रो को डिनोट करता है, ये जो सेकंड होता है ये कॉलम को। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये अगर A32 को देखें तो थर्ड रो सेकंड कॉलम हो जाता है ये। इसका हमने साथ ही क्या ले लिया, ट्रांसपोज भी ले लिया। तो ये जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाए। अब एक हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये जो A11 है ये हमने पहले लिख दिया, और इसके बाद ये जो कॉलम है ये रो छोड़ दी, A22 A23 A32 A33 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पे आपने हमेशा माइनस लगाना होगा जब सेकंड एंट्री पे जाएंगे, सेकंड पे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे A12 आ गया, फिर आपने ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के A21 A23 A31 A33 ये वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्लस लिख दिया,
A1 3 लिख दिया, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, A2 1 A2 2 A3 1 A3 2 यहाँ लिख दिया। इसको एक्सपेंड कर लें, A1 1 तो वैसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, A2 2 A3 3 माइनस A2 3 A3 2। उसके बाद फिर आपने A-A1 2 वैसे लिख दिया, A2 1 A3 3 माइनस A3 1 A2 3, फिर प्लस A1 3 A2 1 A3 2 माइनस A3 1 A2 2 लिख दिया। अब A1 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, A1 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये A1 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब आपने क्या करना है कि जो ट्रांसपोज लिया था ना उसका भी डिटर्मिनेंट लेना है, सेम टू सेम इसी तरह से डिटर्मिनेंट ले लें। A1 1 तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, A2 2 A3 2 A2 3 A3 3 यहाँ पे लिख दिया, माइनस A2 1 है तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, A1 2 A3 2 A1 3 A3 3 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्लस A3 1 है तो ये कॉलम ये रो छोड़ दें, A1 2 A2 2 A1 3 A2 3 यहाँ पे आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, A2 2 माइनस A3 3 माइनस A2 3 A3 2, फिर माइनस A2 1 A1 2 A3 3 माइनस A1 3 A3 2 प्लस A3 1 A1 2 A2 3 माइनस A1 3 A2 2 आ गया। A1 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे A2 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस आ जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 3 1 को A3 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से ये जो है इक्वेशन 2 बन जाएगी। अगर 1 और 2 को देखा तो दोनों सेम है, लिहाजा A डिटर्मिनेंट हो लें या A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, दोनों का रिजल्ट जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये हमने प्रूव करना था। यहाँ पे आप 3/3 का कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो आप ले सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। अब आपने सिंपल जो है वो क्या करना है जी, डिटर्मिनेंट जो है वो आपने फाइंड करना है जी। तो अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है। तो एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 के लिहाज से हम जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है ना, इसके लिहाज से कर रहे हैं तो ये ज़ीरो हमने लिख दिया, ज़ीरो का ये जो कॉलम है ये भी छोड़ दिया, ये रो भी छोड़ दी, 2 1 1 1 ये लिख दिया। उसके बाद फिर अपनी तरफ से हमने यहाँ पे माइनस लगा देना है और यहाँ पे लगाना है 1, फिर उसके बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो -1 1 2 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद +3 आ जाएगा, तो ये 3 लिखने से इसके बाद हमने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है तो -1 2 2 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये 0 वैसे ही आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया, फिर ये -1 आ गया। उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2 हो गया, फिर +3 आ गया, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, अपनी तरफ से माइनस लगाना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 हो गया। इस तरह से ये सारा आपके पास 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, फिर 3 × -5 हो गया तो ये बन जाएगा +3 और ये बन जाएगा -15। इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा -12। तो ये आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हमने करना है तो ये डिटर्मिनेंट ओपन करना है हमने, तो ये देखें एक्सपेंडिंग बाई R1 इसको भी हम कर रहे हैं, तो ये 3 हमने वैसे लिख दिया, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 4 -6 2 0 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 4 के साथ माइनस लगा देना हमने अपनी तरफ से, और फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, 2 -6 -4 और 0 आ गया, फिर -2 यहाँ वैसे तो प्लस आना था, इस माइनस की वजह से हमने -2 लगा दिया, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 2 4 -4 और 2 यहाँ पे आ गया। अब ये 3 वैसे आ गया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -12, लेकिन अपनी तरफ से जो माइनस लगाना था उससे ये प्लस हो जाएगा +12, फिर -4 2 0 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 24, अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे तो -24, फिर -2 ये 2 2 4 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -16 बनेगा, अपनी तरफ से माइनस लगाने पे ये प्लस हो जाएगा +16, ये 3 12
ये -4 इंटू -24, ये -2 इंटू 20 हो जाएगा। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36, -4 को -24 से किया तो 96 और 2 को 20 से किया तो -40 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 92 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इसका थर्ड पार्ट। इसका भी हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ओपन करना है। तो ये ओपन करने के लिए हम देखते हैं जी, इसको हमने ओपन किया। अब तो ये आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया जी, 3 लिख लिया ये वाला, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दी। ये कॉलम और ये रो छोड़ने के बाद -5, 4, 8, -7 आ जाएगा ये वाला, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके पास ये क्या आ गया जी, +1 आ गया, यहाँ अपनी तरफ से माइनस लगाते होते हैं, 1 आ गया। फिर ये 1 वाला कॉलम रो छोड़ के 6, 4, -9 और -7 लिख दिया यहाँ पे। फिर इसी तरह से ये +2 लिख दिया और ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, 6, -5, -9 और 8 लिख दिया, यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ओपन करना है। डिटर्मिनेंट 2/2 का बन गया, सिंपल होता है। 3 ये -5 को -7 से किया तो 35, 8 को 4 से किया तो -32, -1 ये बन जाएगा -42, ये बन जाएगा +36, ये बन जाएगा +2, 6 8 जार 48 और माइनस आ जाएगा दरमियान में, तो -9 को -5 से किया तो +45 हो गया, जो कि नेगेटिव ही रह जाएगा। फिर ये 3 बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई होने के बाद -6 ये बन जाएगा 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ये भी +6 हो जाएगा, तो ये 21 आ गया। इस तरह से हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है जी। फोर्थ पार्ट में हमने ओपन करना है एक्सपेंडिंग बाई R1, तो ये 2 हमने लिख दिया बाहर। ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, 1 को 4 से किया तो 4 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास, बल्कि वैसे लिख देते हैं, 2 है तो ये रो कॉलम छोड़ दिया, ये लिख दिया। फिर -1 लिख दिया, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ के 1 0 -2 4 लिख दिया। फिर -3 आ गया, ये कॉलम और ये रो छोड़ के 1 1 -2 और 3 आ गया। 2 वैसे आ गया, 1 4 4 -0 -1 ये 4 हो गया, -0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, -3 ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा +2, तो ये 2 4 8 हो जाएगा, ये 1 4 4 हो जाएगा, 3 5 जार 15 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -11 आ गया। अब ये चारों के चारों जो डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड किए ना, कोई भी ज़ीरो नहीं हुआ, तो ये सारे के सारे नॉन सिंगुलर्स हैं। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर ज़ीरो ना आए तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास है कि हमने ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ABCLMNXYZ इसका डिटर्मिनेंट है, राइट साइड पे ये है, तो ये हमने करके दिखाना है कि ये हमारे पास कैसे बना। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम है। तो आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली और इसका सिंपल आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, और ये आपकी क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा इसका। इसको हमने शो करके दिखाना था। इसका सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन 5 का। हमने ये वाला डिटर्मिनेंट जो है ना वो इसके इक्वल करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली तो इसमें देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर रो में 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हों या कॉलम में ऐड हो रहे हों, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे जी, ABC लिखा, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, फिर 4 5 और 6 लिख दिया। A इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 4, B 2 5, फिर C 3 6। इसी तरह से फिर A -3 A 4, B -3 B 5, C -3 C और 6। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब आप लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया करेंगे नेक्स्ट कहीं भी आ जाए तो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड क्योंकि करके दिखानी है, तो
हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है ये तो वैसे रह गया। सेकंड में अगर आप देखें तो -3 जो है ना वो कॉमन आ सकता है C2 R2 में से। R2 में से हमने -3 जो है वो कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा A4 B5 C6। पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या कॉलम में करेंगे, किस में, डिटर्मिनेंट के अंदर। तो अगर आप देखें तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम हो चुके हैं, सॉरी डिफरेंट हैं ये। इसमें क्या है, एक चीज़ सेकंड में सेम है कि इसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो आपस में सेम हो चुकी है। तो जब ये सेम हो गई ना, आइडेंटिकल हो गई है, तो लिहाजा इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो ज़ीरो हो जाएगा। जब दो रोज़ या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यानी सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी है, ये ज़ीरो हो गया। तो बाकी ये वाली चीज़ जो है वो बच जाएगी ABC 1 2 3 4 5 6। और यही अगर आप देखें ABC 1 2 3 4 5 6 ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था। अब आ जाए जी इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये चीज़ है और इसको हमने किसके इक्वल करना है, ज़ीरो के इक्वल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम ऐसा करें, हमें पता चल रहा है यहाँ से कि अगर हम R3 में यानी जो रो 3 है उसमें ऐड कर दें किसको, R2 को, तो हमारे पास A + B + C बन रहा है तीनों के अंदर। ठीक है, तो देखें ज़रा, हमने ऐड कर दिया R3 में R2 को। जब हम ऐड करेंगे तो A + B + C यहाँ पे आ जाएगा, A + B + C यहाँ पे आ जाएगा, ये भी A + B + C यहाँ पे आ जाएगा। तो A + B + C अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो एक रो में से कॉमन आपको पता है डिटर्मिनेंट में लिया जा सकता है। बाकी यहाँ 1 1 1 रह जाएगा, तो ये फर्स्ट रो भी 1 1 है, सेकंड थर्ड रो भी 1 1 है, सेम हो गया, लिहाजा ये ज़ीरो हो गया। अभी हमें पता कैसे चलता है कि ये हमने ऐसे करना है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। हमने गैस करना होता है, देखना होता है कि हमने क्योंकि इसको ज़ीरो करना है तो कोई ना कोई या तो दो रोज़ आपस में इक्वल आइडेंटिकल होंगी या कॉलम्स, या फिर पूरी रो या पूरा कॉलम ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो पे कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि जब हम इसको ऐड करते हैं ना तो ये A + B + C बन रहा था R2 में R3। तो वहाँ से फिर A + B + C जब हम कॉमन लेते तो बाकी 1 1 1 आ जाता। तो इसलिए हमने इनको ऐड किया पहले, फिर हमने A + B + C जो है वो कॉमन ले लिया, तो बाकी 1 1 रह गया। दोनों रोज जो है फर्स्ट और थर्ड सेम हो गई हैं, आइडेंटिकल हो गई, लिहाजा रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये वाला क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है कि हमने प्रूव करना है कि BC CA AB AB C A² B² C² ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड हमने इसकी ले ली। अगर आप देखें ना तो फर्स्ट में हमारे पास इसमें A नहीं है, इसमें B नहीं है, इसमें C नहीं है। अगर ये आ जाए ना तो देखिए यहाँ हमें 1 1 चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो सेकंड है उसको B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो थर्ड है उसको C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ABC, ये A², ये A³, ये ABC, ये B², ये B³, ये ABC, ये C², ये C³। लेकिन जो हमने ABC अंदर मल्टीप्लाई किया है उस पर हमने डिवाइड भी करना होगा, तो 1/ABC बाहर लिख दें। अब जो ABC है वो हमने कॉमन ले लिया, किस में से, R1 में से। जब R1 में से हमने कॉमन लिया तो ABC बाहर आ गया, वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पर रह जाएगा A² B² C², यहाँ पे रह जाएगा A³ B³ C³। ये थोड़ा सा गलती थी इसमें, तो इसको हमने करेक्ट किया है, ये B² B³ है, तो ये इसके इक्वल क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो इसको भी हमने ज़ीरो के इक्वल करना है, तो इसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ये पूरी रो एक ज़ीरो हो सकती है, ये कॉलम। अगर हम इस फर्स्ट रो में ऐड कर लेना A - B + B - C + C - A, तो सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, R1 में ऐड कर देते हैं R2 और R3 को। जब हम ऐड करेंगे
तो ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास R1 में हमने बाकी दोनों रॉज को ऐड कर दिया। फिर R3 में हमने ऐड किया b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर c माइनस ए में ऐड हो जाएगा प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए हो जाएगा। ये देखें माइनस बी प्लस का माइनस का कैंसिल, ए कैंसिल, सी कैंसिल, ये सब में ऐसा ही हो जाएगा। तो ये सारा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पूरी एक रॉ ज़ीरो हो गई, लिहाजा रिज़ल्ट इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमने इसको इसके इक्वल क्या करना है, प्रूव करके देना है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये हम करते हैं। तो इसमें जो जिस तरह से ऊपर हम काम कर रहे थे उस तरह से मुश्किल है, लेकिन ये जो 1 1 बना हुआ है ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम ओपन करेंगे तो वो बड़ा आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ भी ज़ीरो कर लेते हैं, यहाँ भी ज़ीरो कर लेते हैं। कैसे? हम लिखते हैं जी R2 माइनस R1, फिर R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, 1 माइनस 1 करने से यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लिखते हैं R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो देखें 1 माइनस 1 किया तो यहाँ ज़ीरो आ गया, b माइनस ए हो जाएगा, ये b क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस 1 से ज़ीरो, c माइनस ए हो जाएगा, फिर c क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लें कॉलम 1 के लिहाज से, तो जब हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के लिहाज से 1 आ गया, ये कॉलम और ये रॉ छोड़ दी, b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा। फिर ये आगे जो होता है वो माइनस होता है ना, रॉ के लिहाज से अगर एक्सपेंड करें तो कॉलम में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे माइनस ज़ीरो आ जाएगा और अगर क्या हो जाएगा, प्लस ज़ीरो। वो फिर हमें माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे ही सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b माइनस ए को b माइनस ए, अच्छा ये b माइनस ए सी माइनस ए वैसे लिख दिया, और ये जो b क्यूब माइनस ए क्यूब मैंने इसको ओपन कर लिया, b माइनस ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर, फिर सी क्यूब माइनस ए क्यूब को भी ओपन कर लिया, सी माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर। अब जो फर्स्ट रो है उसमें से हम b माइनस ए जो है वो कॉमन ले सकते हैं, और जो सेकंड है उसमें से हम c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। बाकी हमारे पास 1 1 बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा, और सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जब हमने कॉमन ले लिए तो b माइनस ए सी माइनस ए आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, तो ये बी स्क्वेयर प्लस ए सी माइनस प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा। ये तो वैसे ही रह जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, तो ये हमारे पास ओपन हम कर लेते हैं। ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस की बजाय माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये वैसे रह जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो ये जो ए स्क्वेयर है ना, ये ए स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा, और प्लस ए सी माइनस ए बी आ जाएगा। इसमें अगर आप देखो तो इन दोनों में से इन दोनों को, इसको अगर हम ओपन कर लें तो ये सी माइनस बी और सी प्लस बी बन जाएगा। इनमें से ए जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो सी माइनस बी इसमें भी आ गया, सी माइनस बी इसमें भी आ गया, तो सी माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा सी प्लस बी प्लस ए, जिसको हम तरतीब से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और इनको हम क्या करते हैं, ये जो b माइनस ए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये जो c माइनस बी इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और साथ क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है थर्ड पार्ट वो हम करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है कि हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया, उसकी राइट हैंड साइड दी गई है, उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ है, इसके ये हमने राइट हैंड साइड बनानी है। तो आपको पता है उसी तरह से ये 1 1 सारे बने हुए हैं, तो बड़ा आसान काम हो गया। हम 1 में से R2 में से R1 माइनस कर देते हैं, फिर R3 में से भी R1 माइनस कर देते हैं, तो ये 0 0 हो जाएगा। फिर एक्सपेंड कर लेंगे, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 से 0 हो जाएगा, b माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, c माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है भाई कॉलम 1 के लिहाज से, तो 1 आ जाएगा, साथ ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, b माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर,
और सी माइनस ए और साथ आ जाएगा सी स्क्र माइनस ए स्क्र। अब हमारे पास क्या है, एक्सपेंड कर दी हमने, ये 1 के लिहाज से रो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये सारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद -0 आना था, फिर +0 आ जाना। फिर आपके पास ये वैसे इसको बी स्क्र माइनस ए स्क्र को बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख दिया, सी स्क्र माइनस ए स्क्र। फर्स्ट में से बी माइनस ए कॉमन ले लिया, सेकंड में से सी माइनस ए कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास ये रह जाएगा 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सी प्लस ए हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी प्लस ए हो गया। आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, ये ए से कैंसिल सी माइनस बी हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस से माइनस मिल के प्लस हो जाएगा तो ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आ जाए जी आप इसके इसके फोर्थ पार्ट पे। जो फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है माइनस ए स्क्र प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी माइनस बी स्क्र प्लस बी सी, ये बी सी है। और ये डिटर्मिनेंट हमने 4 ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र के क्या करना है, इसको इक्वल करना है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, डेल्टा है। अच्छा, अब हमने ये क्योंकि इसको करके दिखाना है, तो अगर आप देखो तो जो R1 है उसमें से A कॉमन हो सकता है, जो R2 है उसमें से B, जो R3 उसमें से C कॉमन हो सकता है। तो हमने ये कॉमन ले लिया, फर्स्ट में से A, सेकंड में से B और थर्ड रो में से C कॉमन ले लिया। ABC बाहर आ गया, यहाँ पे रह गया -A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे रह गया हमारे पास B कॉमन लेने से A माइनस B और यहाँ पे C रह गया। यहाँ से C कॉमन लेने से A B और यहाँ पे -C रह जाएगा। अब आप क्या करें, ये जो हमने लिया इसके बाद अगर मज़ीद देखें तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से A कॉमन आता है, सेकंड में से B, थर्ड में से C। तो हमने A कॉमन ले लिया, फिर B भी कॉमन ले लिया, C भी कॉमन ले लिया, तो A स्क्र B स्क्र C स्क्र, तो बाकी -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 रह जाएगा। अब आप क्या करें कि इसमें हमने अपनी मर्ज़ी से डिटर्मिनेंट किसी भी तरह से ओपन किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ भी ज़ीरो करना था, यहाँ भी ज़ीरो करना था, तो R2 + R1 और R3 + R1 कर लिया। R2 + R1 करेंगे तो R2 में चेंजिंग, R3 + R1 तो R3 में चेंजिंग, जो पहले लिखते हैं उसमें चेंजिंग आती है। तो हमने जब -1 1 ये वैसे ही लिख दिया, फर्स्ट रो को 1 को -1 में ऐड किया तो 0, फिर इस 1 को इस -1 को 1 में ऐड किया तो ये 0, 1 को 1 में ऐड किया तो 2, -1 + 1 0, फिर 1 + 1 ये 2, और ये हमारे पास -1 है, ये +1 है, तो ये 0 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कॉलम 1 के लिहाज से। तो ये -1 बाहर आ गया, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 0 2 2 0 जो है वो यहाँ पे लिख दिया, बाकी दोनों जो हो जाए वो 0 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो गया, 2 2 कितना हो गया, -4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 A स्क्र B स्क्र C स्क्र, ये हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका है 5th पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको हमने किसके इक्वल करना है, 0 के। अब ये देखें ये कितना ही आसान है। यहाँ पे अगर आप देखो ना तो हमारे पास ये जो है ना BC CA AB, अगर लास्ट वाला कॉलम देखें तो इसमें अगर हम ABC से मल्टीप्लाई करें, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ BC आ जाएगा। यहाँ पे ABC मल्टीप्लाई होगा तो B कैंसिल हो जाएगा, CA आ जाएगा। यहाँ पे ABC मल्टीप्लाई होगा तो C कैंसिल होकर AB आ जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, ABC से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हम पहले वो अलहदा से स्टेप में लिखना चाहें तो लिख लें। बहरहाल यहाँ पे क्या किया गया है कि हमारे पास जो 1/ABC बाहर लिखा गया और जो ABC था ना उसे कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो कॉलम 3 से जब हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ऊपर ABC जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ABC आ गया, ये A कैंसिल हो गया, ये B कैंसिल हो गया, ये C कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारे पास जो
यहाँ पे रिज़ल्ट बन जाएगा वो हमारे पास बी सी ए और ए बी, ये दोनों कॉलम आपस में सेम हो गए, फर्स्ट और लास्ट वाला, लिहाजा हमारे पास ये रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। दो कॉलम C1 और C3 जो हैं वो आपस में आइडेंटिकल हो गए या फिर इक्वल हो गए, तो रिज़ल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमारे पास है कि एक डिटर्मिनेंट है, उसको ओपन करना है और वो देखें क्या उसका रिज़ल्ट आता है। बस हमने उसको इवेल्यूएट करना है कि वो कितना हमारे पास आ रहा है। तो इसमें देखें कि ये है हमारे पास, अगर हम ऐसा करें कि ये देखें ये 3860 है, ये 3861 है, यानी 1 का सिर्फ फ़र्क है, इसमें भी 1 का सिर्फ फ़र्क है। तो हम क्या करते हैं, C2 में से C1 को माइनस कर देते हैं, C2 में से C1 को माइनस कर दिया। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे यहाँ भी 1 आ जाएगा। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, बहरहाल ये थोड़ा सिंपल करने के लिए C2 माइनस C1 किया तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये 3860 आ जाएगा, ये 3862 आ जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है जी, देखें 81, 82, 83, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब भी इस तरह की हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट बन जाए कि सारी एंट्रीज जो हैं वो एक अरेंजमेंट के साथ आ रही हैं, एक तरतीब के साथ आ रही हूँ, तो बग़ैर सोचे समझे आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसमें अगर हम देखें जहाँ पे जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे, तो देखें अगर R3 माइनस R2 कर लें, R3 माइनस R2, तो ये बन जाएगा R3 माइनस R2, तो 87 माइनस 84, तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। इस तरह से ये सारे ही 3 बन जाएंगे, 88 माइनस 85, 89 माइनस 86, तो ये 3 बन जाएंगे सारे। इसी तरह से अगर R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1, तो वो भी सारे 3 बन जाएंगे। R2 है 87 माइनस 84, 3, 88 माइनस 85, ये भी 3, और R2 माइनस R1 है 84 माइनस 81, 85 माइनस 82, 86 माइनस 83, तो ये भी 3 बन जाएंगे। ये एक ही स्टेप में आप कर सकते हैं। तो देखिए दो रोज आपस में आइडेंटिकल होगी, लिहाजा रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका 8th पार्ट, 8th क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसकी राइट हैंड साइड भी दी हुई है, तो उसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एट के लिए ये 8 क्वेश्चन ये हमारे पास हो जाएगा जी कि अगर आप देखो तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम फर्स्ट कॉलम में ये ऐड कर दें वाई और जी, तो ये राइट हैंड साइड बन जाती है। फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर लें तो 1 + x + y + z आ जाएगा। सेकंड में भी 1 + x + y + z आ जाएगा, थर्ड में भी यही आ जाएगा। तो ये इसमें से आप कॉमन ले लें। जब फर्स्ट कॉलम से ये कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, बाकी सारे कॉलम्स वैसे ही रह जाएंगे। अब ऐसा करें R2 माइनस R1 कर लें और R3 माइनस R1 कर लें, तो यहाँ पे दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो 1 - 1 ज़ीरो हो गया। 1 + y माइनस y करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर z माइनस z से 0 हो जाएगा। फिर 1 - 1 से 0, y माइनस y से 0, और 1 + z में से z को माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये आपके पास वैसे ही एक ट्राइएंगुलर, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना हुआ है। तो अगर ऐसा हो जाए तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर ये डायगोनल के ऊपर 0 हो जाए या नीचे 0 हो जाए तो वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बस डायगोनल एंट्रीज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह से 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा डेल्टा की वैल्यू हमारे पास वही बन गई जो राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू
राइट हैंड साइड बन गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्वेश्चन को अब हमने करना है जी सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है उसमें भी हमने क्या करना है, प्रूव करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये डिटर्मिनेंट है, इसके इक्वल आपने प्रूव करके देना। देखें एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉमन नज़र आ रहा है यहाँ से। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम में ही ऐड कर लें इसको, सेकंड और थर्ड को, तो ये बन जाता है। हम C1 में ऐड कर देते हैं C2 और C3 को, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस पी प्लस क्यू। बाकी वैसे ही कॉलम्स रह जाएंगे। ये कॉमन ले लिया तो एक चीज़ बन गई हमारी। फिर ये 1 1 1 आ गया। पहले भी आपको पता है अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा आसान हो जाता है ज़ीरो करना। तो R2 में से R1 फिर R3 में से R1 माइनस कर दे। 1 माइनस 1 ज़ीरो, एक्स माइनस पी, क्यू माइनस क्यू ज़ीरो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, क्यू माइनस पी, एक्स माइनस क्यू। अब आप एक्सपेंड कर दें कॉलम 1 के लिहाज से, तो पहला 1 आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, एक्स माइनस पी ज़ीरो, क्यू माइनस पी, एक्स माइनस क्यू। बाकी दोनों ही आपके पास क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। माइनस ज़ीरो हो जाएगा और प्लस ज़ीरो हो जाएगा। ये आपके पास वैसे रह जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू आ जाएगा और ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। यहीं से आपके पास एक्स माइनस पी और एक्स माइनस क्यू, यही आपके राइट हैंड साइड है और ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट, ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो डिटर्मिनेंट है इसको नाम दे देते हैं डेल्टा का। ना भी दें तो फिर भी सही है। तो अब अगर आप राइट साइड देखें तो ए बी सी आपको कॉमन चाहिए। तो पहले तो हम ये ए बी सी जो है ना वो देखते हैं कि हम कैसे ले सकते हैं। अच्छा, आपने ये करना है जो C1 है, जो अगर आप देखें तो हमारे पास हमें चाहिए ए बी सी के साथ 1 प्लस 1 ओवर ए, 1 प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, ये चाहिए। तो जो C1 है, C1 कॉलम, उसको हम ए पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें 1 ओवर ए जो है ना वो कॉमन चाहिए होगा। इस तरह से जो दूसरा है उसे 1 ओवर बी पे डिवाइड कर देते हैं, उसे बी पे डिवाइड कर देते, जो थर्ड है उसको सी पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 ओवर, जब इसको ए पे डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर ए और ए ओवर ए वो 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर ए प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 ओवर ए बन जाएगा, ये भी 1 ओवर ए बन जाएगा। जब बी पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर बी, ये 1 ओवर बी और बी ओवर बी से 1 हो जाएगा, फिर 1 ओवर बी हो जाएगा, फिर 1 ओवर सी, 1 ओवर सी, यहाँ पे 1 ओवर सी प्लस सी ओवर सी हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, 1 ओवर सी प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया है, जो तीनों कॉलम्स हैं ना उनको आपस में ऐड कर दिया। तीनों कॉलम्स को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कॉलम्स जब ऐड करेंगे तो उसमें हमारे पास ये होगा कि C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। अच्छा, तो जब हम क्या करेंगे, C1 में ऐड करेंगे C2 और C3 को, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी प्लस 1। इसमें भी यही बन जाएगा और इसमें 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी प्लस 1, तो वो थोड़ा हम अरेंजमेंट के साथ, तरतीब के साथ लिख लेते होते। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम में सारी एंट्रीज जो है ना वो एक जैसी हो गई। हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी कॉमन फ्रॉम C1। तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये कॉमन लेने से ये चीज़ बन गई। ए बी सी पहले ही बाहर था तो वो वैसे ही रह जाएगा, तो ये 1 1 1 हो गया। अब आप ऐसा करें, ये भी ज़ीरो कर लें, ये भी ज़ीरो कर लें, क्योंकि सारे 1 हो गए। R2 माइनस R1 करें और R3 माइनस R1 करें। R2 माइनस R1 करने से 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 1 प्लस बी प्लस 1 में से 1 ओवर बी माइनस होगा तो 1 रह जाएगा, ये 1 ओवर बी से कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर सी में से 1 ओवर सी माइनस किया तो ज़ीरो हो जाएगा। 1 माइनस 1 ज़ीरो,
फिर 1/b माइनस 1/b 0, 1 प्लस सी प्लस 1 माइनस 1/c, तो 1/c से 1/c कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा। ये देखें, ये भी आपके पास डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे ज़ीरो हो गए, लिहाजा इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें डायगोनल एंट्रीज को, तो यही इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही है, तो यही इसकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है जी क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो, जब आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है सिंगुलर होता है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए तो फिर नॉन सिंगुलर होता है। सिंगुलर हो तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया गया, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए इसको सपोज कर लिया मैट्रिक्स को, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे एक्सपेंडिंग बाई R1 तो 7 बाहर आ जाएगा। ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 2 - 2 1 1 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 6 - 2 5 1 आ जाएगा, फिर +3 आ जाएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 6 2 5 1 आ गया, ये प्लस माइनस इस तरह से ये चलता रहता है। तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। 7 आ गया, 2 1 2 माइनस, यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारे पास, यहाँ पे 7 जब हमने लिखा तो ये कॉलम और ये रो छोड़ा ना, तो 2 - 2 1 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो ये 2 1 2 हो गया, और ये माइनस माइनस, क्योंकि माइनस अपनी तरफ से लगाना था, 1 2 2, तो वो 2 2 2 प्लस का हो जाएगा, फिर -1 वैसे ही आ जाएगा, और ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो 6 1 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 हो जाएगा। फिर आपके पास ये 3 आ गया, और ये 6 1 6 हो गया, और 5 2 10 हो गया माइनस का, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये -4 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें, ये 28, ये -16, ये 12, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 है, लिहाजा ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इस तरह से आपके पास ये सेकंड पार्ट है। इसको एक्सपेंड कर लें जी, एक्सपेंडिंग बाई R1, तो ये 1 लिखा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -2 1 -3 और 2 आ गया, फिर +1 लिख दिया, माइनस लिखना था वैसे तो, लेकिन इस माइनस की वजह से +1 हो गया, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम छोड़ दे, 3 1 -2 और 2 लिख दिया, फिर +1 लिख दिया, ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 3 -2 और 3 लिख दिया, ये -4 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा, फिर +1 3 2 6 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, फिर +1 3 3 -9 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। तो -4 + 3 -1 6 + 2 8 -9 -4 तो -13, ये -1 ये 8 -13, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हुआ, लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है जी, इसका भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है जी, चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ये मैट्रिक्स का, ये 3 लिखा, ये कॉलम ये रो ये कॉलम छोड़ दें, 6 -3 0 1 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 3 -3 -1 और 1 आ गया, फिर आपने लिखा -3, यहाँ वैसे तो प्लस आना था, इस माइनस की वजह से -3 हो गया, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, 3 6 -1 और 0 आ गया, 3 वैसे आ गया, 6 1 6 हो गया, माइनस ये है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 3, ये माइनस माइनस प्लस अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3, फिर ये -3, ये 3 0 0 हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, +6 हो गया, 3 6 18 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, कैंसिल होकर रिजल्ट 0 आ गया, लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका है 12th पार्ट। कहता है कि अगर हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो बताएं लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। कोई मुश्किल नहीं, डिटर्मिनेंट को हम किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के, तो हमारे पास ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो डिटर्मिनेंट हम पहले ले लेते हैं, ये हमने डिटर्मिनेंट लिया, ये लिखा एक्सपेंडिंग बाई R1 माइनस लैम्डा लिख दिया, माइनस लैम्डा के बाद हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा आ गया, फिर ये -1 आ गया, फिर ये रो और ये कॉलम 1 1 0 और माइनस लैम्डा आ गया, फिर ये +0 आ गया, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 1 माइनस लैम्डा 0 1 आ गया। अब आपने क्या करना है कि एक्सपेंड कर लेना है, माइनस लैम्डा को माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1,
फिर -1 ये बन जाएगा माइनस लैम्डा, ये बन जाएगा -0। ये ज़ीरो है तो ये सारा ही ज़ीरो हो गया। इस तरह से ये बन जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू ये 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब हो जाएगा। क्योंकि सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के। लिहाजा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब जो कि डिटर्मिनेंट आया था वो ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया तो 2 माइनस लैम्डा रह गया, लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के, और 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इज़ इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास +-2 हो जाएगी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस तरह से लैम्डा की 3 वैल्यूज़ हो गई हैं, एक ज़ीरो और एक +2 स्क्वायर रूट और एक -2 स्क्वायर रूट। अब हम करते हैं जी इसका 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। उसका फर्स्ट पार्ट देखें। इसको हमने सॉल्व करना, ये इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। एक्स की अननोन है, इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि इसका रिज़ल्ट किसी नंबर के इक्वल दिया गया। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये किसके इक्वल है, 9 के। तो अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स के नीचे देखो 0 है, हम एक्सपेंड कर लेते हैं कॉलम 1 के लिहाज से। तो एक्स आ गया, साथ ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, -1 1 4 और 5 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो -1 को 5 से किया तो -5, 4 को 1 से किया तो ये 4 माइनस दरमियान में अपनी तरफ से लगा दिया तो -9x बन गया। -9 से +9 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जी। ये है हमारे पास -6 के इक्वल, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जी। तो -1 आ जाएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 1x 3 4 आ गया। फिर आ जाएगा +0 -0, ये +0 यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आ जाएगा +1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, x² 1 2 3 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये -1 आ गया, ये बन गया 4, ये बन गया -3x +0, ये 1 आ गया बाहर तो ये 3x² बन जाएगा और माइनस कितना बन जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू -6। ये -4, ये +3x, ये 3x² -2 और ये -6 इधर आकर प्लस हो गया। ये आपके पास -4 -2 -6 हो जाएगा, ये +6 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी रह जाएगा जी 3x² + 3x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो वो उधर डिवाइड कर दें तो 0 हो जाएगा। x² + x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x × x + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x इज़ इक्वल टू 0 या फिर हो जाएगा x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ से -1 आ जाएगा। x की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 और -1। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये 0 के इक्वल दिया हुआ है तो इसको आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये क्योंकि x + 2 है और इसके नीचे दोनों ही 2 आ रहे हैं तो माइनस करने से बड़ा आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं जी, R2 - R1 और R3 - R1 कर देते हैं। ये पहले ही रो तो वैसे ही आ गई, इसमें से 2 में से जब ये माइनस करेंगे ना तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और -x आ जाएगा। फिर x + 3 में से 3 माइनस करने से x आ जाएगा, 4 - 4 से 0 आ जाएगा। फिर 2 में से x + 2 माइनस करने से ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2 से कैंसिल, -x आ जाएगा। 3 - 3 0 हो जाएगा। x + 4 में से 4 माइनस किया तो x आ जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग बाई R1 तो x + 2 बाहर आ गया, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, x 0 0 x आ जाएगा। फिर -3 आ जाएगा, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, -x 0 -x और x आ जाएगा। फिर +4, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, -x x -x और 0 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये x² -0 हो जाएगा तो x² ही रह जाएगा। -3, ये -x² तो ये -x² ये तो 0 हो जाएगा। फिर +4 ये 0 हो जाएगा और ये -x², लेकिन अपनी तरफ से माइनस लगाने से +x² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये x² से मल्टीप्लाई होने के बाद x3, फिर +2x² और उसके बाद +3x², फिर +4x²। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ + 9x² रह जाएगा। x² कॉमन आ गया, x + 9 इज़ इक्वल टू 0, x² 0 और x + 9 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -9 आ जाएगी। तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई, एक 0 आ गया और एक 9 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि हमारे पास क्या है, शो दैट इफ़ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज़ अ यूनिक। कि जो मैट्रिक्स का इनवर्स होता है ना वो यूनिक होता है, एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमने प्रूव करना है। हम कहते हैं लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने प्रूव तो करना है कि यूनिक होता है, लेकिन हम इसके दो इन्वर्सेस सपोज कर रहे हैं, एक बी कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, कि दो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। लेकिन प्रूव हमने क्या करना है कि ये एक ही है, यानी एंड पे हम बी और सी को एक जैसा आपस में इक्वल कर देंगे। हमने सपोज कर लिया बी और सी आपस में इन्वर्स, बी और सी इन्वर्स हैं किसके, ए के, और इस तरह से हैं कि ये दोनों डिफरेंट है, यानी बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। तो अब क्योंकि बी और सी दोनों इन्वर्सेज हैं तो हमें पता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे हम ये करते थे ना कि ए और ए का इन्वर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब ए इन्वर्स की बजाय बी को हमने कहा हुआ कि ए का इन्वर्स है, तो ए बी यानी ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए, तो वो हमने पीछे प्रूव भी किया हुआ कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये बी क्योंकि ए का इन्वर्स है तो ए बी हो या बी हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा हमने सी भी कहा हुआ है कि सी बी इन्वर्स है, तो ए सी हो या सी ए हो, ये भी रिजल्ट आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमारे पास हमें पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया ना तो वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाता है। तो हम जानते हैं कि बी हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपस में इक्वल रहते हैं, बी इज़ इक्वल टू आई बी होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमने लिख दिया कि बी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एंड साथ बी। तो अब ये जो हमारे पास बी की वैल्यू है, ये हमारे पास ये है कि जो हमारे पास है ना आइडेंटिटी आई, ये सी ए की भी इक्वल है, ए सी की भी इक्वल है। हमने सोच समझ के यहाँ पे जो आई की वैल्यू है ना वो यहाँ पुट कर दी, क्या पुट कर दी, सी ए पुट कर दी। तो सी ये फ्रॉम 2 हमने किया, तो सी ए पुट करने के बाद एसोसिएटिव लॉ क्योंकि मैट्रिक्स पे होल्ड करता है तो हम क्या करते हैं कि जी ए सी को बाहर लिख देते हैं और ए बी कंबाइन कर लेते हैं। ये जो ए बी है वो आपको पता है ऊपर किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी के, लिहाजा ये क्या रह जाएगा, सी। इसका मतलब बी इज़ इक्वल टू सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। दोबारा मैं थोड़ा ये बता दूं कि बी और सी इन्वर्स हैं किसके, ए के। तो ए बी करें या बी ए करें आइडेंटिटी, ए सी करें या सी ए करें तो आइडेंटिटी, और जो बी होता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से या किसी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो इटसेल्फ आ जाता है। तो बी आई बी के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं कि सी ए जो आई के इक्वल है, तो इस आई की जगह पे हमने ना सी ए पुट कर दिया, सी बाहर लिख दिया और ए बी अंदर लिख दिया। ये एसोसिएटिव लॉ हमने यूज़ कर लिया, सी इंटू ए बी। ए बी जो है वो हम जानते हैं आइडेंटिटी के इक्वल है, लिहाजा ये सी रह जाएगा क्योंकि सी आई जो होगा वो भी सी होगा। तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमने यूज़ किया, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि वो कह रहा था कि बी और सी आपस में क्या इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो प्रूव हो गया कि बी और सी आपस में क्या है, इक्वल हो गए। वो बी और सी इक्वल नहीं थे तो इन्वर्सेज इसका मतलब डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने प्रूव कर दिया बी और सी जो हमने डिफरेंट इन्वर्सेज ले लिए थे वो तो इक्वल ही हैं, सेम ही है। लिहाजा इन्वर्स मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, ए मैट्रिक्स दिया गया, इसका आपने इनवर्स जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले आप एक का डिटर्मिनेंट लोगे, डिटर्मिनेंट ले लिया 0, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 3 2 0 5 आ गया, -2 आ जाएगा, -1 2 1 5 आ जाएगा, फिर 2 आ गया प्लस का, कॉलम रो छोड़ दे, -1 3 1 0। काफ़ी दफ़ा ये करवाया आपको क्वेश्चन, अब आपको पता चल जाएगा। ये 3 5 15, ये तो वैसे ही सारा 0 हो जाएगा, -2 आ गया, -5 हो गया, ये 1 2 -2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये -3 हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद 8 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा इसका इन्वर्स जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा। अब हमें चाहिए एडजॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ए इन्वर्स का फार्मूला होता है ना, ए इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, वो हो गया। अब हम क्या करते हैं इसका, लेकिन 3/3 का जब हम फाइंड करते हैं तो
हम इसका कोफैक्टर के ज़रिए से एडजॉइंट फाइंड करते हैं। जब कोफैक्टर्स आप फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसका ट्रांसपोज लेना होता है मैट्रिक्स का, तो वो हमारे पास बन जाता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए कुछ इस तरह से है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, ये कैपिटल ए में एडजॉइंट फाइंड किया जाता है। ये होते हैं कोफैक्टर्स और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। A11 ये ऊपर फार्मूला है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ। तो ये कोफैक्टर्स होते हैं। आई रो को डिनोट करता है, जे कॉलम को डिनोट करता है। तो 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 और साथ M11 आ गया। -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। M11 का मतलब होगा कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया था ना, उसका आपने क्या करना होगा, M11 का मतलब होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3205 ये आ गया 3205, तो ये 15 आ गया। इसको ओपन करने से 15 - 0 तो ये 15 हो गया। फिर A12 का मतलब होगा -1 की पावर 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, -1 2 1 5 यहाँ पे लिख दिया। ये -1 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -5 - 2 तो +7 हो जाएगा। फिर A13 है -1 की पावर 1 + 3 M13, M का मतलब माइनर होता है, -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, प्लस लिख दिया। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, -1 3 1 0 आ जाएगा, वही 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। फिर A21 है -1 की पावर 2 + 1 M21 माइनस आ जाएगा 3 की वजह से, तो ये 2 5 10 हो जाएगा, -0 -10 हो गया। -1 की पावर 2 + 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 2 1 5 हमने लिख दिया, 0 5 0 और 1 2 2 माइनस का -2 हो जाएगा। -1 की पावर A23 अब फाइंड कर रहे हैं, -1 की पावर 2 + 3 M23, तो माइनस आ जाएगा बाहर क्योंकि ये 5 हो जाएगा, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 2 1 0, तो ये आपके पास -2 हो जाएगा। इस तरह से आप A31 A32 और A33 जो है वो क्या करेंगे, खुद से फाइंड कर लेंगे। आपको तरीके का पता चल गया होगा। तो उसके बाद जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो ये सारी एंट्री जो A11 A12 A13 A21 वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। इसमें A11 A12 A13 A21 ये जो ऊपर हमने फाइंड की है ना सारी, ये जो A11 A12 A13 A21, तो A11 क्या है 15 7 A12 -3 A21 -10 A22 -2, ये इसमें आपने पुट कर देनी। पुट करने के बाद उसका ट्रांसपोज भी ले लेना, यानी रोज़ को कॉलम में बना देना। तो ये आपके पास ट्रांसपोज बन चुका है, तो ये एडजॉइंट बन गया। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट पुट कर देना, साथ ए डिटर्मिनेंट 8 आया था तो 1/8 हो जाएगा। 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई जो हो सकता है वो सिंप्लीफाई भी कर लिया हमने। तो ये ए इनवर्स का क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास क्या फाइंड कर लिया हमने, ए इनवर्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है जी। एक मैट्रिक्स दिया गया और हमने ये प्रूव करना है कि ए इनवर्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1/a डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ए ले लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 3 2 6 + 4 हो जाएगा, ये 10 हो गया, नॉन ज़ीरो हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है। एडजॉइंट इसका कैसे लेते हैं, ये 2 3 आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे और इनके साइन चेंज कर लेंगे 1 - 4, तो ये 1/10 जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/5 1/10 -2/5 और 3/10 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स का आप क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट ले लिया, 1/5 को 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2/5 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 3/50, ये बन जाएगा +2/50। एलसीएम लेने से 5/50 हो जाएगा, तो 5/50 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 के। और 10 जो है वो आपका क्या था, डिटर्मिनेंट था। तो हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दे, तो हम इसको ए डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट। इस तरह से जो ए इनवर्स है
उसका डिटर्मिनेंट जो होता है 1/a डिटर्मिनेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखते हैं। वेरीफाई करना है जी ए बी का होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, जबकि ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। तो इसके लिए हमें पहले तो ए बी का जो है वो क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, बी इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, ए इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर हमारा काम होगा। तो हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2, ये 2 को -1 से किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा -2, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना था, 2 आना था। 2 -1 -2 3 2 6 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, फिर 0 को 2 से किया तो 0, फिर 1 को 1 से किया तो हमारे पास 1, फिर सेकंड कॉलम 1 को 1 से किया तो 1 हो गया, 0 को 3 से किया तो 0 हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद 4 11 -1 और 1 हो गया। ए बी का डिटर्मिनेंट ले लिया, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ले लिया जी। 4 1 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 15 नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो 1 और ए बी का जो इन्वर्स होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट आ गया, ये ए बी आ गया, डिटर्मिनेंट वो 15 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, या वैसे ही उसने रहने दिया तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब बी इनवर्स ए इनवर्स लेना है, तो बी इनवर्स का मतलब 1 ओवर बी साथ एडजॉइंट ऑफ बी, फिर ए इनवर्स का मतलब 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट और साथ ए एडजॉइंट आ जाएगा ए का। तो 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट वैसे एक दफ़ा लिख दिया और बी का हमने क्या ले लिया, एडजॉइंट ले लिया। तो बी का एडजॉइंट लेने से 3 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -1 और 2 -2। फिर ये ए डिटर्मिनेंट वैसे ही आ गया, और यहाँ पे भी आपने एडजॉइंट ले लिया है, 0 2 साइन जगह चेंज हो गई इसकी, इनके साइन -3 और -1 हो गया। अब जब हम ए डिटर्मिनेंट लेंगे बी का और ए का डिटर्मिनेंट, तो वो -5 और -3 आ जाएंगे। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट ले लें तो वो हमारे पास है 2 3 1 0, तो ये बन जाएगा 2 0 0 -3, तो ये बन जाएगा -3। ए का डिटर्मिनेंट -3 आ जाएगा। इसी तरह से आपने बी का फाइंड करना है, तो वो कितना आ जाएगा, -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो -1/5 से -1/3 मल्टीप्लाई होने से +1/15 हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 -11 1 और 4 हो जाएगा, तो 1/15 जो है इसको अगर आप चेक करें मैट्रिक्स को, इक्वेशन 1 और 2 को, तो दोनों सेम है, लिहाजा ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 18 है, लेकिन 18 में इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल है, मतलब सही नहीं दिया हुआ मेरे ख्याल में, इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे। ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने प्रूव करना है 18 क्वेश्चन में कि जो हमारे पास ए इन्वर्स का इन्वर्स होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। अब आप ये तो जानते हैं कि हमारे पास जो होता है, अगर ए इन्वर्स हो ना, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। मतलब हम ये जानते हैं कि जो ए और ए का इन्वर्स होता है ना, वो आइडेंटिटी होता है, ये हम जानते हैं, वी नो दैट। तो जो इन्वर्स होता है ना, वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो मैट्रिक्स हो और साथ उसका क्या आ जाए जी, इन्वर्स आ जाए, तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। यानी ए इन्वर्स को हम एज ए मैट्रिक्स डील कर रहे हैं, तो फिर इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो ए इन्वर्स का इन्वर्स हो जाएगा। लिहाजा यहाँ से आपने क्या करना है कि जो ए है इससे दोनों तरफ हमने ए ले लेना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स, इधर भी ए ले लें आई, तो ये आपके पास बन जाएगा ए इन्वर्सेस को कंबाइन कर लें
और ये ए इनवर्स का इनवर्स वैसे रखें। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ए ही आ जाता है। तो ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स है, ये इसका इनवर्स बन गया तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा ए। लिहाजा यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए इनवर्स का इनवर्स है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है वो ए बी का इनवर्स जो है हमने करना है, ए बी का इनवर्स जो है वो इक्वल होना चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स से। ये भी हम इस बुक से नहीं कर रहे, हम अपना कर रहे हैं। अगर हम ए और बी को देखें तो ये दो मैट्रिक्स होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये एक मैट्रिक्स ही बन जाएगा। तो अगर ए बी मैट्रिक्स है और ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी का इन्वर्स, अब ये मैट्रिक्स पूरा बन गया, ये उसका इन्वर्स बन गया, तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ जो है ए इन्वर्स ले लें, ए बी का इन्वर्स और इधर ए इन्वर्स और साथ क्या ले लें, आइडेंटिटी ले लें। अब ये बन जाएगा एसोसिएटिव लॉ के तहत ए इन्वर्स ए, साथ आ जाएगा बी, साथ आ जाएगा ए बी का इन्वर्स, और ये राइट पे जो है वो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए इन्वर्स ही रहेगा। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, बी है, ए बी का इन्वर्स है, ये क्या है, ए इन्वर्स, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा बी ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब आप बी इन्वर्स ले लें, ए बी का इन्वर्स, ए इन्वर्स, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, बी इन्वर्स ले लिया। तो इधर आपका एसोसिएटिव लॉ के तहत बी इन्वर्स बी कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स, और यहाँ पे क्या है, ए इन्वर्स है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये इन्वर्स है, तो ए बी का इन्वर्स जो होगा वो इक्वल है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है वो इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा आसान मेथड है, आपने इस तरह से करना। लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने प्रूव करना है कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ले लें या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ले लें, ये रिजल्ट सेम रहता है। ये ए मैट्रिक्स हो गया, ए इन्वर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट लेता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने ले लिया 1 2, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, इनके साइन चेंज कर दी, और यहाँ पे हमने ए डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये बन जाएगा 2 1 2 माइनस 3, वो +3 हो जाएगा। तो 2 + 3 जो है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 1/5, और साथ ये मैट्रिक्स 1 - 3 1 और 2 आ जाएगा। 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया। अब आपने ए इन्वर्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका आपने पहले क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर इस ट्रांसपोज का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, 2 1 2 माइनस +3 हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स अगर हम ले तो 1/8 ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और साथ इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो ए ट्रांसपोज था इसका अर्जेंट लेना है, 1 और 2 की पोजीशन चेंज कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए, +1 और -3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 1/5 हो जाएगा। और ये आपने 1 2 -3 और 2 ले लिया, यहाँ पे 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के इक्वल है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट